नमस्कार, मैं अजय कुमार। कतर में तकरीबन 18 महीने से कैद भारत के 8 भूतपूर्व नौसेना के अधिकारियों को रिहा कर दिया गया है। इन्हें और इनके परिवार वालों को भारत सरकार ने बहुत बड़ी राहत दी है। यह रिहाई मोदी सरकार की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत बताई जा रही है। जो लोग अपनी बातों के साथ मोदी सरकार का झंडा लेकर चलते हैं, उनका कहना है कि जो भी हुआ है वह नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो सैनिकों की रिहाई ही ना हो पाती। क्योंकि इस मामले के केंद्र में सैनिक हैं, तो फिल्मों के जरिए जो बनाई गई जासूसी की मनगढ़ंत कहानियां होती हैं, वह भी अपने आप इस कहानी में जुड़ जा रही हैं। नहीं तो कतर और संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में तकरीबन 3000 भारतीय कैद हैं। इन कैदियों और इनके परिवार वालों के बारे में इस तरह की ना बातचीत होती है, ना कोई पूछताछ होती है। लोकमानस की समझ दुनिया की जटिलताओं से ज़्यादा फिल्मी दुनिया की सतही कहानियों से बनती है। इसलिए इस मामले पर जोर जोर से खूब चर्चा भी हो रही है। भारत की चुनावी राजनीति का हाल तो आप जानते ही हैं। किस तरह की खबरें नरेंद्र मोदी की चुनावी राजनीति के लिए उर्वरक, खाद पानी का काम करती हैं। तो यह भी हो रहा है। मगर इन सबसे अलग जो तथ्यों और जायज संभावनाओं की दुनिया है, वहां से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो मामला यह है कि 30 अगस्त साल 2022 को भारत के इन 8 भूतपूर्व नौसैनिकों को कतर ने गिरफ्तार कर लिया था। 26 अक्टूबर साल 2023 को कतर की निचली अदालत ने इन्हें मृत्युदंड की सजा दे दी। मतलब कतर की निचली अदालत ने भारत के सैनिकों के खिलाफ बहुत ही कठोर निर्णय सुनाया। भारत सरकार को जब यह जानकारी मिली तो भारत सरकार को भी बहुत गहरा धक्का लगा, डीप शॉक्ड। मगर भारत सरकार ने सार्वजनिक तौर पर कड़ी निंदा नहीं की। भारत सरकार ने कतर की निचली अदालत के कठोर फैसले के खिलाफ अपील दायर की। 28 दिसंबर 2023 को फैसला आया और सैनिकों की मृत्युदंड को जेल कैद में तब्दील कर दिया गया। मगर यहां पर जो सबसे जरूरी सवाल बनता है वह यह है कि भारत के नौसेना के 8 भूतपूर्व अधिकारियों को कतर ने गिरफ्तार क्यों किया था। वह ऐसा क्या कर रहे थे कि कतर की सरकार को मृत्युदंड जैसा कठोर फैसला सुनाना पड़ा। भारत सरकार की अपील पर कतर की ऊंची अदालत ने मृत्युदंड को जेल की कैद में तब्दील कर दिया, मगर सैनिकों की रिहाई क्यों नहीं की? उन पर क्या आरोप लगा था? उनसे जुड़ा मामला क्या था? इसकी जानकारी न कतर की अथॉरिटी ने मीडिया वालों को दी है और ना ही भारत सरकार की अथॉरिटी ने। इस जानकारी को पब्लिक नहीं किया गया है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि मामला बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। कई सारी मीडिया घरानों में छपी खबरों के मुताबिक यह सभी 8 भूतपूर्व नौसैनिक कतर की दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी द्वारा भर्ती हुए थे, जो कतर के एरोस्पेस, सिक्योरिटी, डिफेंस, आईटी और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है। इन सभी सैनिकों पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि यह बात केवल मीडिया रिपोर्ट में छपी है। आधिकारिक तौर पर ना तो कतर की तरफ से और ना भारत की तरफ से ऐसी कोई बात की गई है, क्योंकि यहां पर भारत के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप लग रहा है। इसलिए सवाल और गंभीर हो जाता है कि इन पर लगे आरोपों की असलियत क्या है। जहां तक कतर और इजराइल के संबंधों की बात है, तो जवाब यह है कि कतर फिलिस्तीन का समर्थक है और इजराइल पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर फिलिस्तीन में नरसंहार करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों से भारत की विदेश नीति में भारत और इजराइल की नजदीकियां भी आप सब साफ साफ देख ही रहे हैं। 12 फरवरी साल 2024 को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कतर में कैद नौसेना के अधिकारियों की रिहाई की सूचना का स्टेटमेंट जारी किया। इस स्टेटमेंट के जारी करने के महज 4 दिन पहले यानी 8 फरवरी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्सपर्सन ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि कतर मामले में अपील की स्थिति वैसी ही है जैसे मैंने आपको पहले बताई थी। जो स्पोक्सपर्सन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वो बता रहे हैं, 60 दिनों की समय सीमा होती है जिसके भीतर अपील की यह प्रक्रिया दायर की जाती है। तो हम वहीं हैं, स्थिति नहीं बदली है। हम परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं, हम कानूनी टीम के भी संपर्क में हैं। पता नहीं
4 दिन में ऐसा क्या हुआ कि 12 फरवरी को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यह कहते हुए स्टेटमेंट जारी किया कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई का स्वागत करती है। उनमें से 8 में से तो 7 भारत लौट आए हैं। हम इन नागरिकों की रिहाई और घर वापसी को सुनिश्चित करने के लिए कतर राज्य के आमीर के फैसले की सराहना करते हैं। भारत सरकार का यह स्टेटमेंट इस तरफ इशारा करता है कि कतर की सत्ता प्रतिष्ठान की तरफ से नौसेना के 8 सैनिकों को जो सजा माफी दी गई है उसके लिए भारत सरकार ने कतर के सत्ता प्रतिष्ठान की सराहना की है। कतर की आबादी तकरीबन 30 लाख है, मतलब दिल्ली की आबादी से भी बहुत ज़्यादा कम, मगर फिर भी पश्चिम एशिया के मुल्क में इस देश का दबदबा है। इस देश में अमेरिका और तालिबान की बैठकें हुआ करती थीं, जिन बैठकों के बाद तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता सौंपी गई थी। कतर में अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण एयरबेस भी मौजूद है। इस देश की ज़मीन पर कहा जाता है कि फ़िलिस्तीन के हमास के संगठन का हेडक्वार्टर है। अल जजीरा जैसा मीडिया नेटवर्क जो पश्चिम के प्रोपेगेंडा के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा रखता है, वह भी कतर से ही संचालित होता है। आर्थिक फलक पर जाकर देखा जाए तो कतर भारत को अपने लिक्विफाइड नेचुरल गैस का तकरीबन 40% हिस्सा एक्सपोर्ट करता है। भारत में केवल एलएनजी के निर्यात से कतर को तकरीबन $17 बिलियन की कमाई होती है और भारत कतर में महज $2 बिलियन का निर्यात करता है। तकरीबन 7 लाख भारतीय कतर में रहते हैं, हर साल करोड़ रुपए भारत में भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कहते हैं कि इस तरह के मामले में जो सामने दिखता है और जो हकीकत में होता है उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। मुमकिन है कि कतर की अथॉरिटी और भारत सरकार के बीच कुछ ऐसा लेन देन हुआ हो जिसकी जानकारी सार्वजनिक ना भारत करना चाहता है और ना ही कतर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच इस तरह के लेन देन होते रहते हैं। कतर से जुड़े इस मामले में दिक्कत यह है कि यहां कोई भी ऐसी बात सार्वजनिक रूप से किसी को भी नहीं पता है जिससे यह तय किया जा सके कि मोदी सरकार ने क्या वाकई कूटनीतिक जीत हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार यह कयास लगा रहे हैं कि फरवरी 2024 में कतर और भारत के बीच में एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस को लेकर के बहुत बड़ी डील हुई है। जिस डील के तहत भारत कतर से एलएनजी का इंपोर्ट कर रहा था, वह डील साल 2028 में खत्म हो रही थी। साल 2023 में भारत ने कतर से जितना एलएनजी इंपोर्ट किया था वह साल 2022 के मुकाबले आधा था। साल 2028 में कतर के साथ खत्म होने वाली डील को बढ़ा करके साल 2048 कर दिया गया है। मतलब भारत ने कतर से यह डील की है कि साल 2048 तक हर साल भारत कतर से 7.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी खरीदेगा। इसी पर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कयास है कि जैसे यह डील हुई वैसे ही कतर से भारतीय सैनिकों को रिहा कर देने की खबर आ गई। तो संभावना यह भी बनती है कि इन दोनों खबरों के बीच किसी न किसी तरह का रिश्ता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूनाइटेड अरब अमीरात के दौरे पर जाने वाले हैं। यह दौरा पहले से ही तय था, मगर जैसे ही 8 भूतपूर्व सैनिकों की रिहाई की खबर आई तो 14 फरवरी को प्रधानमंत्री का कतर का दौरा भी तय हो गया। यह दौरा पहले से तय नहीं था। 8 भूतपूर्व सैनिकों की रिहाई हो गई है। 7 भूतपूर्व सैनिक भारत पहुंच गए हैं, मगर नौसेना के केवल 1 भूतपूर्व सैनिक अभी कतर में हैं। भूतपूर्व कमोडोर पुरंदर तिवारी अभी भारत सरकार के मुताबिक कागजी कार्रवाई की वजह से भारत नहीं आ पाए हैं। कागजी कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो वह भी भारत आ जाएंगे। अब आपके सामने कतर से रिहा हुए 8 भूतपूर्व सैनिकों से जुड़े सभी सार्वजनिक तथ्य रख दिए गए हैं। अब आप ही तय कीजिए कि इस पूरे मसले पर यह कहना कितना उचित होगा कि मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत हुई है। इससे भी आगे बढ़कर यह कहना कितना उचित होगा कि अगर नरेंद्र मोदी ना होते तो सेना के इन भूतपूर्व अधिकारियों की रिहाई ना हो पाती। शुक्रिया।